हेलो फ्रेंड्स, मैं तेज शर्मा टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम भारत के जो प्राचीन इतिहास है और इसे सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि जो गुप्त काल है, गुप्त काल के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी गुप्त काल की उत्पत्ति और उसके जो विदेशी मत है उनके साथ हमने बात की थी जो गुप्त काल के बारे में, यानी कि जो गुप्त काल की जो जानकारी की जो स्रोत हैं, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के बारे में हमने बात कर ली है। देखिए, हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जो गुप्त काल की जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में बहुत ही डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए। टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ज़्यादा समय खराब ना करते सीधे ही हम टॉपिक पे चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो टॉपिक है, यानी कि पहला जो शासक है उसको गुप्त कह सकते हैं या हम उसको श्री गुप्त भी कह सकते हैं। देखिएगा, जो श्री गुप्त है इसका जो टाइम पीरियड है 275 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है, यानी कि इसको हम गुप्त या श्री गुप्त कह सकते हैं। देखिएगा, इसके बारे में कुछ मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, जो श्रीगुप्त है, इस श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहते हैं, यानी श्रीगुप्त को गुप्त वंश का इसको संस्थापक कहते हैं। यानी कि जो जो गुप्त वंश का जो जन्म हुआ है इसी के माध्यम से हुआ है, ठीक है। क्योंकि परवर्ती अभिलेखों में उल्लेख मिलता है इसका, यानी कि इस परवर्ती अभिलेखों में यह उल्लेख मिलता है कि गुप्त वंश की जो नींव है वो किसके द्वारा डाली गई थी, यानी कि श्रीगुप्त के द्वारा डाली गई थी, ठीक है। सारनाथ में एक जो बौद्ध मंदिर है जिसको चीनी मंदिर भी कहते हैं, जिसका निर्माण भी श्रीगुप्त ने करवाया था, ठीक है। देखिएगा, ये सारनाथ के अंदर ये चीनी मंदिर है, ये बहुत ही भव्य मंदिर है, ठीक है। तो अगर मौका मिले, यानी कि आपको चाइना जाने का, तो प्लीज़ आप ये मंदिर देख के आइएगा। बहुत ही भव्य मंदिर है, ठीक है। तो इस मंदिर का जो निर्माण है श्रीगुप्त ने बनवाया था, ठीक है। तो ये चीन में बनाया था। तो इसी आप कहाँ जाना है, यानी कि सारनाथ में जाना, ठीक है, ओके। तो सारनाथ में जाकर इसको यानी कि बिहार में जाकर आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर हम जो श्रीगुप्त हैं, इस श्रीगुप्त को आदि पुरुष भी कहते हैं, ठीक है, और आदि राज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं, और इसके साथ हम यूँ कह सकते हैं कि जो श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त ने एक उपाधि धारण की थी, महाराजा की उपाधि धारण की थी। देखिएगा, महाराजा की उपाधि धारण करने का मतलब ये था कि ये स्वतंत्र शासक नहीं था, यानी कि ये क्या है, एक सामंत था। यानी सामंत का मतलब हो गया किसी के अधीन शासन करने वाला, ठीक है। तो ये सामंत था, यानी किनका था, कुषाणों का ये सामंत था, क्योंकि ये महाराजा की उपाधि उसने धारण की थी। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। इसके पश्चात अगला जो शासक है, कहा जाता है कि इसका पुत्र शासक बनता है, जिसको हम घटोत्कच के नाम से जानते हैं। यानी कि अगला शासक है घटोत्कच गुप्त है, ठीक है। और इसका जो टाइम पर 300 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक ये शासन करते हैं, और ये श्रीगुप्त के क्या थे, पुत्र थे, ठीक है। और इन्होंने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। इसका मतलब ये था कि ये भी स्वतंत्र शासक नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये भी एक सामंत के रूप में कार्य करता था, ठीक है। तो श्रीगुप्त का पुत्र था ये, ठीक है, ओके। और जो घटोत्कच है इसकी जो जानकारी है, एक तो पुना का ताम्रपत्र है, यानी कि जो पुना का ताम्रपत्र किसका था, प्रभावती गुप्ता का ताम्रपत्र, उससे में जानकारी मिलती है। और एक ताम्रपत्र है उसको बोलते हैं रिद्धपुर का ताम्रपत्र। तो ये रिद्धपुर का ताम्रपत्र और पुना का ताम्रपत्र से हमें घटोत्कच के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। एक विशेष बात कर लेते हैं। देखिएगा, इन दोनों ही शासकों को परवर्ती अभिलेखों में महाराजा कहा गया, यानी कि ये दो शासक कौन थे, एक तो श्रीगुप्त और एक घटोत्कच गुप्त। इन दोनों ही शासकों को परवर्ती अभिलेखों में क्या कहा गया है, महाराजा कहा गया है। और इसके बाद के जितने भी शासक हुए हैं ये उनको महाराजाधिराज कहा गया, यानी कि इनके बाद के शासकों ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वतंत्र शासक रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, यह है
इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों स्वतंत्र और महत्वपूर्ण शासक नहीं थे, क्योंकि ये किसी के सामंत थे। ठीक है, तो ये घटोत्कच और श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की। इसके बाद में हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसका मतलब ये भारत का प्रथम स्वतंत्र शासक था गुप्त शासकों के अंदर। ठीक है, हम यूं कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो टाइम पीरियड था वो 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक ये शासक रहते हैं, और इन्हीं को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिएगा, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक, यानी कि संस्थापक तो वो होता है जो किसी भी वंश का जन्मदाता होता है, लेकिन उस वंश को आगे बढ़ाने का काम जो शासक करता है और उसकी जो पहचान बनाता है वो वास्तविक संस्थापक कहलाता है। ठीक है, तो यूं हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इनका जो टाइम पीरियड 319 ईस्वी से लेकर 335 तक ये शासन करते हैं, और ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। और गुप्त वंश का प्रथम शासक है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इससे पहले हमने श्रीगुप्त के बारे में पढ़ा और घटोत्कच के बारे में पढ़ा। इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की। इसका मतलब ये किसी के सामंत थे, यानी कि स्वतंत्र शासक नहीं थे। और ये गुप्त वंश के प्रथम शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, इसका मतलब ये प्रथम स्वतंत्र शासक थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। इसका उल्लेख जो अल बरूनी एक राइटर है जिसने एक किताब लिखी थी, किताब उल हिंद, इस किताब उल हिंद में इस गुप्त संवत के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और जो शक संवत है और एक गुप्त संवत है, इन दोनों का जो मध्य का जो अंतर है 241 वर्षों का अंतर माना जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप इनको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, गुप्त साम्राज्य में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाए थे, तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि गुप्त साम्राज्य के अंदर जो प्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। ओके, देखते हैं आगे। देखिएगा फ्रेंड्स, इसके जो सिक्कों के अग्रभाग पर, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों के अग्रभाग यानी कि आगे वाले भाग पर राजा और रानी, अब राजा रानी का मतलब चंद्रगुप्त प्रथम और उसकी जो पत्नी थी कुमार देवी को खड़े हुए दिखाया है। यानी कि इनके सिक्कों पर जो चंद्रगुप्त प्रथम और उनकी जो पत्नी कुमार देवी है उनको एक खड़े हुए उसको दर्शाया गया, यानी कि ऐसा चित्र उसमें उकेरा गया है। ठीक है, और राजा रानी को राजा है जो रानी को क्या दे रहा है? एक अंगूठी जैसी वस्तु दे रहा है। अगर आप इन सिक्कों को देखोगे, जिसको हम राजा रानी प्रकार के सिक्के कहते हैं, इसमें चंद्रगुप्त प्रथम है जो कुमार देवी को कुछ वस्तु देते हुए दिखाई दे रहा है। हम यूं कह सकते हैं कि वो एक अंगूठी जैसी वस्तु दे रहा है। ठीक है, तथा दोनों के नाम उत्कीर्ण है, और उन सिक्कों पर चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का नाम उत्कीर्ण बताया गया है, उसमें दिखाया गया है। जो पृष्ठ भाग पर, यानी कि अगले पृष्ठ भाग पर सिंह पर देवी बैठी हुई है और रानी का वंश क्या बताया गया है? लिच्छवय बताया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसके अगले पृष्ठ पर एक तरफ तो राजा रानी यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी खड़े हैं, और चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी को अंगूठी जैसी वस्तु दे रहे हैं। और दूसरे पृष्ठ पर जो सिंह पर बैठी हुई एक रानी को बैठे हुए बताया गया है, और उस रानी का जो वंश था वो लिच्छवय वंश बताया गया है। ठीक है, तो इन सिक्कों को किस किस नाम से जानते हैं? इन्हें लिच्छवी सिक्के भी कह सकते हैं, या हम लिच्छवी प्रकार के सिक्के भी कह सकते हैं, राजा रानी प्रकार के सिक्के भी कह सकते हैं, विवाह प्रकार के सिक्के भी कह सकते हैं, और चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के भी उनको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ सिक्कों के बारे में। अब देखते हैं, ये भारत में प्रथम राजा रानी प्रकार के सिक्के हैं। कौन से?
जो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि तीनों स्टेप देख लेते हैं। देखिएगा, विश्व में राजा रानी प्रकार के सिक्के किनके हैं? विलियम और मेरी। ठीक है, विलियम और उसकी जो पत्नी है मेरी का जो सिक्का है उसको विश्व में राजा रानी प्रकार के सिक्के कहा गया है। भारत में जो राजा रानी के प्रकार के सिक्के, जिसको मैंने अभी बताया आपको, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के सिक्के। और राजस्थान में अगर कहें कि जो राजस्थान में अजय राज है, ठीक है, यानी कि अजमेर के शासक है अजय राज, और उनकी जो पत्नी है सोमल देवी। तो सोमल देवी और अजय राज के सिक्के भी ये बताए गए हैं। तो इनको प्रथम राजा रानी प्रकार के सिक्के बताए गए। तो ये तीन डेटाज आपको याद करना है। विश्व में राजा रानी प्रकार के सिक्के कौन है? विलियम और मेरी के। भारत में है चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के। और राजस्थान के अंदर अजय राज और सोमल देवी के सिक्के बताए गए हैं। ओके, एक विशेष बात देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ, जिसकी पुष्टि हमें निम्न साक्ष्य से मिलती है। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह है, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, इसका नाम है कुमार देवी, उसका विवाह चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ। इसकी हमें कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है? तो देखिएगा, जानकारी के अनेक साक्ष्य हैं। देखिएगा, पहला साक्ष्य तो आपको पता ही है कि चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी प्रकार के सिक्के, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम जो कुमार देवी को कुछ अंगूठी जैसी वस्तु देता वह उसमें दिखाया गया है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि तो ये बताया गया है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है, यानी कि प्रथम तो क्या है? चंद्रगुप्त और कुमार देवी के प्रकार के सिक्के। दूसरा चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त की एक प्रशस्ति है, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें उसे किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लिच्छवी दोहित्र किसको कहा गया है? यानी कि चंद्रगुप्त किसको? प्रथम को बताया गया है। ठीक है, इसके साथ ही देखें तो स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है, इसमें भी ये बात बताई गई है। ठीक है, इसके साथ अगर देखें फ्रेंड्स, आगे बात अगर करें तो हेमचंद राय चौधरी ने इस विवाह का राजनीतिक महत्व बताया। यानी कि जो एक राइटर थे, इतिहासकार हैं, हेमचंद राय चौधरी, कहते हैं कि जो कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह है एक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट था, यानी कि पॉलिटिकल यानी कि महत्व था। और वो क्या था? उनके अनुसार लिच्छवियों के कोई पुत्र नहीं था, यानी कि जो लिच्छवी थी यानी कि राजकुमारी कुमार देवी, यानी कि इनके जो वंशज थे उसमें कोई पुत्र नहीं था। अतः इस विवाह के फलस्वरूप लिच्छवी साम्राज्य भी चंद्रगुप्त प्रथम को ही मिल गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब है यानी कि दामाद को पूरा लिच्छवाय जो साम्राज्य था वो उनको मिल गया था। ये एक राजनीतिक कारण था। ओके, इसके साथ और देखें तो एलन के अनुसार, एलन आपको मैंने बताया था, रोमेला थापर और एलन ने जो उत्पत्ति बताई थी किनसे? यानी कि जो मैंने बताया था आपको याद होगा फ्रेंड्स, जैसे जो एलन ने बताया था वेश्य, यानी कि वेश्यों से उनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो एलन कहती है कि एलन के अनुसार इस विवाह से गुप्तों की जो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी, क्योंकि गुप्त वंश की जो शासक निम्न कुल थे और उनका उच्च कुल में उनका विवाह होता है। तो ये कहने का मतलब है एलन के अनुसार इस विवाह में गुप्तों की सामाजिक प्रतिष्ठा कैसे हो गई? बढ़ गई थी। ओके, इसके साथ ही अगर देखें तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो राज्य विस्तार है फ्रेंड्स, तो देखिए राज्य का जो विस्तार है वो कहाँ से मिलता है? यानी कि एक वायु पुराण है और एक विष्णु पुराण है, उसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो राज्य विस्तार है वो गंगा नदी के किनारे प्रयाग और साकेत और मगध तक उनका क्या था? साम्राज्य विस्तार था। किसका? कहने का मतलब है जो चंद्रगुप्त प्रथम का। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद में कुछ इतिहासकार बताते हैं कि एक शासक इनके उत्तराधिकारी में कांच, ठीक है, ये कांच इसके उत्तराधिकारी बनते हैं। तो ये बताया गया है। ठीक है, कुछ राइटर्स बताते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका कोई महत्व नहीं था, उन्होंने साम्राज्य के विस्तार में कोई अपनी अहम भूमिका नहीं निभाई, तो इसका महत्व नहीं बताया गया है। तो अनेक किताबों में इनका उल्लेख बताया गया है और अनेक किताबों में इनका उल्लेख नहीं बताया गया है। तो आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स जो अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है इसकी लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा। कोई एजुकेशन ग्रुप हो या लाइब्रेरी ग्रुप हो, ठीक है, और साथ ही इसके जो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नया मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए।
ठीक है, तो फिर हम कल पढ़ते हैं इस गुप्त शासकों के बारे में, यानी कि हम इसके बाद में पढ़ेंगे जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त, द्वितीय विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त है, और लास्ट हम जो गुप्त वंश के जो शासक अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। साथ ही हम इन गुप्तों के परवर्ती शासक हैं उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।